तो आज हम अपनी कक्षा में इन नागरिकता से जुड़े जितने एस्पेक्ट्स हैं, जितने पहलू, उनके बारे में जानेंगे। तो जैसे कि नागरिकता वर्ड है, इसके पहले नागरिक, यानी कि नागरिकता नागरिक से बनी है। अब नागरिक कौन होते हैं? जैसे हम और आप सब लोग जानते हैं कि हम भारत देश में रहते हैं, तो भारत देश में रहने के कारण हम यहाँ के क्या हुए? भारत के नागरिक। भारत के नागरिक जी। तो हम लोग नागरिक हैं यहाँ के। अब हम नागरिक, जो हमारा राष्ट्र है, भारत है, ये हमें एक राष्ट्रीय पहचान देता है ना। उस राष्ट्रीय पहचान के रूप में हमें क्या देते हैं? क्योंकि हम भारत में रहते हैं, इसलिए हम कहलाते हैं भारतीय। इसी तरह से अगर जापान में रहने वाले लोग जो हैं, उनको राजनीतिक जो उनकी पहचान मिलेगी, वो उनको जापानी मिलेगी। इस तरह अलग अलग देश में रहने वालों को अलग अलग वहाँ की पहचान मिलती है। तो हमारे भारत देश ने हमें भारतीय होने की पहचान दी है। इसके अलावा जो है, हम लोग जो हैं भारतीय हैं। अब जो नागरिक है, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, तो नागरिक से ही नागरिकता। अब नागरिकता में क्या है? बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। हम जैसे बताया, तो बहुत सारे अधिकार हमें दिए जाते हैं, कुछ दायित्व भी दिए जाते हैं। अब ऐसे हम कहेंगे तो नागरिकता बहुत बड़ी है, लेकिन हमें नागरिकता के में एक्चुअल जो चीज़ है वो हमारे संविधान में लिखा गया है। संविधान के जो भाग 2 है, या अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में संविधान से रिलेटेड जितने भी प्रावधान है, उसके बारे में लिखा हुआ। उसमें नागरिकता से जो मेन अर्थ है वो है किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता से है, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। और सभी राष्ट्रों ने अपने अपने सदस्यों को एक सामूहिक राजनीतिक पहचान तो दी ही है, साथ ही साथ कुछ अधिकार भी दिए हुए हैं। तो ये अधिकार के बाद हम उस देश के नागरिक बन जाते हैं और हमें एक पहचान मिल गई है, जैसे भारतीय, जापानी या जर्मन। अब नागरिक अपने राष्ट्र को कुछ बेसिक राइट्स तो देता ही है, लेकिन इसके अलावा भी वहाँ रहने वाले जो नागरिक लोग हैं, वो अपने राष्ट्र से जब भी हम एक जगह से दूसरी जगह जाते, यात्रा करते हैं, तो उसमें सहयोग और सुरक्षा की अपेक्षा करता है कि वो हमें सरकार दे। जैसे कि आपको अभी हम कुछ टाइम पहले की बात कर रहे हैं कि जैसे कोरोना काल में था, लोग अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहर में बस रहे थे। अचानक से कोरोना आया, लोगों को अपने शहर वापस जाना है। उस टाइम पर देश का हर नागरिक अपने राष्ट्र से एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो उसको सहयोग और सुरक्षा दे, ताकि वो सुरक्षित अपने घर पर पहुंच सके। इसके साथ ही साथ जो हमारा राष्ट्र है, उसने कुछ अधिकार भी दिए हुए हैं। आमतौर पर अधिकतर जो डेमोक्रेटिक हमारे कंट्रीज़ हैं, उसमें नागरिकों को कुछ मेन अधिकार दिए गए, जैसे कि राजनीतिक अधिकार यानी पॉलिटिकल राइट्स। इसमें हम राइट टू वोट यानी मतदान का अधिकार मानते हैं। दूसरा है नागरिक अधिकार यानी सिविल राइट्स। इसमें अभिव्यक्ति या आस्था की आज़ादी का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच और बिलीफ। तीसरा है सामाजिक आर्थिक अधिकार यानी सोशो इकोनॉमिक राइट्स। इसके अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी या शिक्षा पाने का अधिकार शामिल है, राइट टू अ मिनिमम वेज और द राइट टू एजुकेशन। अब ये जो अधिकार हमें मिले हैं, ये राष्ट्र के द्वारा दिए गए हैं और हर नागरिक चाहता है कि इन अधिकारों का वो पूरी तरह से लाभ उठा सके। अधिकारों और प्रतिष्ठा की समानता है, जो उनकी इक्वालिटी है, वो नागरिकता के बुनियादी अधिकारों में से एक है। हर कोई चाहता है उनके अधिकार कोई उनसे छीने नहीं। इसके लिए भी कानून बनाया गया है, अगर कोई छीनता है तो उसके लिए आप कहाँ जा सकते हो, सब कुछ उसमें बताया गया है। कि ये जो हमने अधिकारों की बात की, ये ऐसे तो अपने आप आ नहीं गए होंगे, तो ये अधिकार कहाँ से आए? तो ये अधिकार, जैसे हम लोग भारत की अगर बात करें, भारत में आपको पता है कि बहुत समय पहले हम लोग जो है ब्रिटिशर्स के अंडर थे, हम लोग गुलाम थे। और जब आदमी गुलाम होता है तो कुछ उसके अधिकार नहीं होते, केवल उसको काम करना होता है जो उसके बोलते हैं। तो उस टाइम पर हम लोग ने अपनी गुलामी के लिए, अपनी गुलामी से आज़ादी पाने के लिए बहुत संघर्ष किया है, और उस संघर्ष के कारण ही हम लोग आज आज़ाद देश में बैठे हुए हैं। तो ऐसे ही कुछ विश्व में और भी संघर्ष हुए थे, जैसे 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति है ना। तो उसमें फ्रांसीसी क्रांति में क्या था कि वहाँ फ्रांस के लोग बहुत परेशान थे अपने राजा से। तो जब ये क्रांति आई, वो लोग आज़ाद हुए और उसके बाद उनको उस देश की नागरिकता मिली और साथ में उनको कुछ अधिकार भी दिए गए। तब पता चलता है हमें कि अधिकार का कितनी इम्पोर्टेंस है। इसी तरह से अगर हम दक्षिण अफ्रीका की बात करें, तो दक्षिण अफ्रीका में समान नागरिकता के लिए को प्राप्त करने के लिए वहाँ जो गोरे लोग थे और जो काले लोग थे, उनके बीच में बहुत बड़ा संघर्ष मिला। क्योंकि काले लोगों रह तो दोनों रहे थे, लेकिन काले जो अश्वेत लोग थे उनको वो अधिकार नहीं दिए जा रहे थे जो गोरे लोगों को मिल रहे थे। इस कारण उन्होंने उनसे संघर्ष किया। ऐसे बहुत सारे अन्य मुद्दे भी हैं जिनसे हमें आज़ादी मिली और उसके कारण ही हमें
ये सारे अधिकार मिले हुए हैं। अब नागरिकता में नागरिकों के आपसी संबंध तो शामिल ही हैं, मतलब हमारा और हमारे राष्ट्र से जो संबंध है उससे अलावा भी हमारे एक नागरिक का दूसरे नागरिक से भी आपसी संबंध होता है। इसमें नागरिकों के एक दूसरे के प्रति और समाज के प्रति निश्चित दायित्व सम्मिलित होते हैं। हमें समाज के प्रति कुछ काम करने होते हैं क्योंकि हम हमेशा अपने अधिकार की बात तो बहुत आसानी से कह देते हैं कि ये मेरा अधिकार है, वो मेरा अधिकार है, बट जब दायित्व की बात आती है, जिम्मेदारी की बात आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, तो हम थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं कि यार मेरा काम थोड़ा ना, ये तो जिसका काम है वो करेगा। लेकिन एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया हमारा वो जो भी राष्ट्र ने हमें दिया है उन सबको अच्छी तरह से संभालना और उसका काम करना वो हमारा जिम्मेदारी होती है। अगर आगे चलें तो अब संपूर्ण और समान सदस्यता यानी फुल एंड इक्वल मेंबरशिप, ये जो शब्द है ये अपने आप में बहुत बड़ा है। क्या एक देश में रहने वाले या भारत देश में रहने वाले सब लोगों को फुल और इक्वल मेंबरशिप मिल रही है? कहने को तो हमने कह दिया कि नागरिकता में शामिल है, लेकिन क्या ऐसा है? क्या इसका अर्थ ये हम मान सकते हैं नागरिकता का कि नागरिकों को देश में जहाँ भी वो जाना चाहे, जहाँ पढ़ना चाहे या जो काम करना चाहे उसके लिए वो अधिकार और अवसर सारे मिल रहे हैं? या जितने भी हमारे देश में अमीर और गरीब नागरिक हैं उनको जो बेसिक राइट्स है, ये फैसिलिटीज़ है, वो उनको मिल रही है? क्या ये इसका अर्थ है? नागरिकों को दिए गए अधिकारों में से कुछ जो अधिकार है, जैसे हम बोले फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, यानी आप कहीं भी आने जाने के लिए फ्री हैं, फ्री मूव कर सकते हैं। और ये जो हमारा अधिकार है, इसकी जो स्वतंत्रता में मिली है, ये ज़्यादातर जो वर्कर्स लोग हैं उनके लिए इम्पोर्टेंस ज़्यादा रखता है, क्योंकि वो लोग एक शहर से दूसरे शहर या एक देश से दूसरे देश केवल जॉब की तलाश में जाते हैं। तो और इसके अलावा कि ये जो लोग हैं इन्हें हम कहते हैं प्रवासी मीन्स जो एक शहर से दूसरे शहर जॉब की तलाश में जाते हैं। आपको जैसे पता है कि हम जब एक जगह से दूसरे देश में जाते हैं, दूसरे हिस्से में जाते हैं, तो हमारे लिए कुशल और जो अकुशल मजदूर है उनके लिए वहाँ पर जो मार्केट है वो विकसित हो जाते हैं, विकसित मतलब डेवलप हो जाते हैं। कि बहुत अगर बेंगलोर की बात आप सोचें कि बेंगलोर में ज़्यादातर कौन से लोग हैं, जो सूचना और आईटी के जो लोग हैं वो ज़्यादातर बेंगलोर में काम करते हैं, और बेंगलोर एक हब बन गया, इनका आईटी हब बन गया। इसी तरह से अगर हम केरल की बात करें तो केरल में जो नर्स हैं वो पूरे देश में फैली हुई है, और हमको लगता है हाँ केरल की नर्सें काफ़ी अच्छी, बहुत एफिशिएंट है। इसके अलावा जगह जगह शहरों में बिल्डिंग्स का निर्माण होता है, जिसके कारण दूर दूर से जो लोग हैं, मजदूर हैं, वो वहाँ पर काम करने के लिए आते हैं। और बहुत जगह सड़कें बनती रहती हैं, डेली के जो काम होते रहते हैं उनको भी करने के लिए मजदूर एक जगह से नहीं दूसरी जगह से भी आते रहते हैं। अब जब लोग एक जगह दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ के जब काम कम हो जाता है, किसी जगह पे किसी स्थान पे काम कम होता है और बाहर के लोगों को वहाँ पर काम करने की छूट दी जाती है, तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके मन में थोड़ा सा रोष पैदा हो जाता है। वो थोड़ी सी नाराज़गी सी उनकी होती है कि अरे ये कैसे है कि हम इस शहर में रहते हैं, हम इतने सालों से यहाँ के निवासी हैं और काम किसी और को मिल रहा है। तो उनके मन में एक प्रतिशोध की भावना जो हम कहते हैं या गुस्से की भावना वो उमड़ पड़ती है। कभी कभी ये चीज़ें भाषा को लेकर भी हो जाती है, या उनको लगता है इस समय कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। बिल्कुल, कोई ऐसा बाहरी आ रहा है जो उनके अधिकार क्षेत्र को एक तरह से इंक्रोचमेंट कर रहा है। यही लगता है लेकिन जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि एक नागरिक होने के नाते हमें सरकार से और हमारे देश से हमारी अपेक्षा यही होती है कि हम देश के किसी भी राज्य में जाएं और प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में या प्रवासी कामगार के रूप में अगर हम जाते हैं तो हमारी पूर्ण सुरक्षा, हमारे अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाए। ये आपने शुरुआत में ही कही थी। बिल्कुल, तो ये एक नागरिक होने का ही अधिकार है, और नागरिक होने के नाते राष्ट्र का दायित्व है कि अपने देश के सभी नागरिकों को जिनकी राष्ट्रीयता भारतीय है उनको सुरक्षा प्रदान करे, उनको सारे अवसर प्रदान करे। जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। हर नागरिक ये चाहता है अपने राष्ट्र से, क्योंकि उस राष्ट्र का वो नागरिक है ना, तो उनको लगता है कि ये सब चीज़ मिलनी चाहिए। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो उसके मन में थोड़ी नाराजगी तो रहेगी कि अरे ये क्या हो गया, मैं यहाँ का और मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही। लेकिन कभी कभी हमें ये भी देखने को मिला है कि जो लोग बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, कुशल होते हैं या थोड़ा सा अमीर होते हैं, वो लोग जब दूसरी जगह काम करते हैं तो उनका स्वागत तो अच्छी तरह होता है, वेलकम लोग करते हैं, क्योंकि वो अमीर हैं और पैसे वाले हैं और कुशल हैं। लेकिन जब एक गरीब होता है, जो गरीब है, वो जब दूसरे शहर में जाता है तो उसका स्वागत उस प्रकार से नहीं होता जिस प्रकार से उसके अपने क्षेत्र में होता है।
तब उसके मन में थोड़ा सा एक नाराज़गी रहती है कि देखो ये भी तो बाहर से आए हुए, इनके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस जगह में बहुत बार वो अपने शहर को वापस लौटना चाहता है। इसके अलावा देश के जो सभी नागरिकों की पूर्ण और समान सदस्यता से संबंधित कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज भी देश में बहस चल रही है, क्योंकि बोल रहे ना कि पूर्ण और समान सदस्यता, लेकिन ये बोलने को तो हमने बोल दिया है, सबको ये मिलनी चाहिए इसकी मेंबरशिप, लेकिन ये एक्चुअल में अगर प्रैक्टिकली सोचे तो उतना ज़्यादा नहीं मिल रही है। इसीलिए देश में इसके ऊपर डिबेट चल रही है। अब ये जो इसके कारण जो विवाद पैदा हो जाते हैं, तो इन विवादों का निदान कैसा हो या समाधान कैसे हो, तो इसके लिए हमारे राष्ट्र ने हमें एक अधिकार दिया है जिसका नाम है विरोध या प्रतिवाद का अधिकार, यानी राइट टू प्रोटेक्ट, अपने आप को प्रोटेक्ट करने का अधिकार। ये हमारे जो संविधान में नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो दी है, उसी का एक एस्पेक्ट है। बशर्ते इससे क्या नहीं होना चाहिए, लोगों के जीवन या प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इसके लिए जब ऐसा होता है, पहुंचता है, तो जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो समूह बनाकर या रैलीज निकालकर या मीडिया की हेल्प लेकर या पॉलिटिकल पार्टी से अपील करके या फिर कुछ नहीं तो वो इसके लिए कोर्ट में भी जाते हैं और जनमत और सरकारी नीतियों को परखने के लिए वो बिल्कुल इसके लिए आज़ाद हैं। अदालतें, जब ये काम अदालत में जाता है तो अदालतें जो है इसके ऊपर अपना निर्णय देती है और इसके समाधान के लिए सरकार से आग्रह करती है कि इसको देखे कि कितना सही और गलत है। अगर सभी नागरिकों को पूर्ण और समान सदस्यता उपलब्ध कराने के जो दिशा निर्देशक सिद्धांत है उनका अनुपालन सुनिश्चित हो, तो समाज में टाइम पर जो हमारी समस्याएं पैदा हो रही है उनके सोल्यूशन पर पहुंचना संभव हो जाएगा। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जब भी ऐसे विवाद हों तो उनके सोल्यूशन को कभी भी उसके लिए बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी हिंसा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसके बजाय संधि वार्ता या विचार विमर्श से हो, क्योंकि हमें पता है कि लड़ाई किसी चीज़ का हल नहीं है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम देखें अपना तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर रहा है। तो ये दोनों वॉर ऐसे थे जिसने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया था। और आज हर राष्ट्र की, हर देश की यही कोशिश है कि ऐसी चीज़ दोबारा कभी निकल के नहीं आए। तो हमारी हमेशा कोशिश होनी चाहिए, बच्चों बताना चाहिए कि कभी भी आपके किसी चीज़ में अनबन हो जाए या कोई विवाद पैदा हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो हमें उसका जो निपटारा है हमेशा आपस में बैठ के मिल बांट के अच्छी तरह से कर लेना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए, अपने से बड़ों को उसमें शामिल करना चाहिए, तब जाकर हमारा वो जो चीज़ है, जो विवाद है, उसको अच्छी तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो ये नागरिकता के जो मेन जो दायित्व है, जिम्मेदारी है, उसमें से सबसे मेन जो है ये दायित्व है कि हमें इसका जो निपटारा है वो सोच समझ के करना चाहिए, आपस में मिल बैठ के करना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ जो हमें बच्चों को बतानी चाहिए कि भारत में एकल नागरिकता है, मतलब भारत में रहते हुए हम किसी और देश की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते। जी, इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ एक प्रश्न मैं पूछना चाह रहा था कि अगर भारत में, कई बार हमने सुना है कि हमारे देश के कई सारे जो वैज्ञानिक हैं या फिर पॉलिटिशियंस हैं या डॉक्टर हैं, तो अगर वो बाहर जाते हैं अमेरिका या दुनिया के किसी भी देश में, तो कई बार उनको वहाँ की शर्तों को पूरा करने के कारण वहाँ की नागरिकता मिल जाती है। तो ऐसे में क्या उनकी भारत की जो नागरिकता है वो वापस ले ली जाती है? यही एक बहुत रोचक प्रश्न है जो मुझे लगता है छात्रों के मन में भी होगा। बिल्कुल, देखिए काम करने से तो कोई किसी की नागरिकता नहीं छीनती, लेकिन अब अगर आप ये बोले कि आप दूसरे देश में रहते हैं, दूसरे देश की नागरिकता मिलने पर, हाँ, मिलने पर छीन जाएगी, बिल्कुल, क्योंकि भारत का रूल ही यही है कि वो एकल सिंगल सिटीजनशिप देता है। तो ऐसे में आप बोलो कि अमेरिका की भी चाहिए और यहाँ की भी, तो ये तो इम्पॉसिबल है। फिलहाल भारत ने ये चीज शुरू नहीं, कुछ देशों में है, जैसे हम अमेरिका की बात करें वो दोहरी नागरिकता है वहाँ पर, लेकिन भारतवर्ष में ऐसा नहीं है। हमारे देश के लोग कहीं भी काम कर सकते हैं, कहीं भी अपने जॉब उसके जा सकते हैं, बट नागरिकता उसको भारत की ही मिलेगी। अगर भारत की छोड़ देता है उसके बाद तो जहाँ मर्जी जिस देश में रह रहे वहाँ की नागरिकता ले सकता है। जी, तो मतलब अगर कोई बाहर की नागरिकता ले लेता है तो उसको भारत की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाती है। जैसा कि मैम ने कहा कि भारत के जो संविधान में प्रावधान है नागरिकता से जुड़े हुए, उसमें दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है अमेरिका की तरह। बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं।
तो हम आगे है समान अधिकार यानी कि इक्वल राइट्स। अब हमने जैसे बोला कि अधिकार तो हमें एज अ सिटीज़न होने के नाते मिल ही रहे हैं, लेकिन क्या ये अधिकार समान हैं, सबके लिए इक्वल हैं? क्या पूर्ण और समान नागरिकता का मीनिंग ये है कि सभी सिटीजन्स को, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, कुछ बेसिक राइट्स या न्यूनतम जीवन की जो गारंटी वो दी जानी चाहिए? इस जैसे हम बोल रहे शहरी जो गरीब होते हैं, यानी जो शहर में जो गरीब लोग रहते हैं, जिसके हम अर्बन पुअर बोलते हैं, जो अक्सर झोपड़पट्टियों में रहते हैं, है ना, या फिर फुटपाथों में रहते हैं, लेकिन हमारे बहुत काम के होते हैं और इनके बिना हमारा एक दिन भी गुजारा नहीं चल सकता। एक दिन में अगर ये छुट्टी कर लें तो हमारे लिए बहुत मुसीबत होती है कि ये काम कौन करेगा, कैसे करेंगे। लेकिन सोचिए, इतनी इम्पोर्टेंस होने के बावजूद भी इन्हें आज भी हमारे देश के जो लोग हैं वो एक अवांछनीय मेहमान की तरह देखते हैं। और जब भी आपके ऑफिस में या जहाँ भी वो काम करते हैं वहाँ किसी तरह के अगर कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है या कुछ अपराध होता है, कुछ चोरी चकारी होती है, तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा शक इन्हीं लोगों के ऊपर जाता है। इसके अलावा हम लोग ये भी बोलते हैं कि ये लोग आ रहे हैं, इनके आने से बीमारी फैल जाएगी। ठीक, तो जबकि ये जो श्रम देते हैं उससे हमारी जो इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान है उसका, इसके बावजूद भी हम इनको इस दृष्टि से देखते हैं। तो सबसे पहले सरकार ने ये कोशिश की कि सरकार और हमारे जो NGOs हैं, स्वयंसेवी संगठन है या स्वयं झोपड़पट्टी के जो लोग हैं, उनमें धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है इसके करने। तो 1984 में हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने संविधान की धारा 21 में जीने के अधिकार की गारंटी दी है, जिसमें आजीविका का अधिकार यानी राइट टू लाइवलीहुड शामिल है। सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर देने पर विचार करना किसी भी सरकार के लिए बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अलग अलग ग्रुप के जो लोग हैं, उनकी जो नीड्स हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, वो विभिन्न हो सकती हैं और एक समूह के अधिकार दूसरे समूह के अधिकारों के प्रतिकूल हो सकते हैं। मतलब अर्थ है कि जो हमारे लिए अच्छा है हो सकता है वो दूसरे के लिए अच्छा ना हो। जैसे हम एग्जांपल दें, डैम का अगर एग्जांपल दें कि डैम अगर बनाते हैं देश में तो उससे क्या होता है कि देश हम बोलते हैं डेवलप हो गया है ना, डेवलप के आगे उसे कदम बढ़ाया। लेकिन डैम बनाने से वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनको जो अपनी आजीविका छोड़नी पड़ती है, घर बार छोड़ना पड़ता है, वो उनके लिए अच्छा नहीं है। तो एक के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए विकास नहीं है। इसी तरह से कभी कभी जैसे दिल्ली में बहुत सारे जो फ्लाई ओवर्स बने हुए, अब फ्लाई ओवर बाद में बने, उसके पहले वहाँ पर जो फुटपाथ में लोग रहते थे, वो वेंडर्स लोग जो रहते थे या जो अपने जो सामान बेचते थे वो लोग, तो वो उनका एक आजीविका थी। लेकिन अचानक से वहाँ पर फ्लाई ओवर बनने से उनकी आजीविका छीन ली गई है। तो या तो सरकार को उनके आजीविका के लिए कुछ काम करना चाहिए, पहले उनको कहीं पर सेटल करना चाहिए, उसके बाद वहाँ पर फ्लाई ओवर बनाना चाहिए। तो ऐसा जब ये चीज़ आए थे तब हम सोचते हैं कि जो राइट टू लाइवलीहुड है वो कहाँ है, क्या वो इन लोगों के लिए नहीं है? तो सरकार को इसके लिए जागरूक होना चाहिए और समय समय पर कुछ तो कानून बना चुकी है, कुछ और कानून भी इनके लिए बनाना चाहिए। नागरिकों के लिए समान अधिकार का मतलब ये नहीं होता कि वो लोगों पर समान नीतियाँ जो पॉलिसी बनाते हैं वो एकदम लागू कर दें, इम्प्लीमेंट कर दें। उनको वो नीतियाँ बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि नीतियाँ किसके लिए बना रहे हैं, उनकी ज़रूरतें, उनके जो दावे हैं लोगों के, उनको हमेशा माइंड में रखना चाहिए, तब जाके उनको कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे है आपका सिटीज़न एंड राष्ट्र यानी नागरिक और राष्ट्र। जैसे बोले नेशन स्टेट यानी राष्ट्र राज्य, इसके जो कॉन्सेप्ट है वो अभी अभी आधुनिक काल में ही विकसित हुआ, पहले ऐसा नहीं था। कोई नागरिक अपनी राष्ट्रीय पहचान को, हमारा जो तिरंगा झंडा है या हमारा जो राष्ट्रगान है, जो मेरी राष्ट्रीय भाषा है, जैसे कल हमने हिंदी दिवस मनाया, क्यों मनाया? क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ये कुछ ऐसे प्रतीक हैं जो हमारी राष्ट्रीय पहचान को बताती हैं। लोकतांत्रिक देश आमतौर पर इंक्लूसिव होते हैं, समावेशी होते हैं, जो राष्ट्रों को, जो नागरिकों को राष्ट्र के पार्ट के रूप में, अंग के रूप में अपने को पहचानने की अनुमति देता है। भारत अपने आप को एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य कहता है और भारतीय संविधान ने एक इतने बड़े समाज और विविध प्रकार का जो हमारा समाज है उसको हमेशा इंक्लूसिव करने की कोशिश की है। जैसे इसने हमारे जो देश में रहने वाले अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, जैसे जो अलग अलग समुदाय हैं या जो महिलाएं समान अधिकारों से वंचित हो गई हैं,
या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो सुदूरवर्ती समुदायों के जो लोग हैं उनको जो पूर्ण और समान नागरिकता देने की कोशिश की है। इसने देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग जो विभिन्न भाषाएं हैं, धर्म है, रिवाजों को पहचान बनाए रखने का प्रयास किया है। यानी कि केवल हमें हिंदू है तो हिंदू धर्म निभाए या मुस्लिम, तो हर धर्म जो जिस भी धर्म के लोग हैं वो अपने अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, अपने अपने धर्म को मान सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको दूसरे धर्म को ही, एक ही धर्म, क्योंकि हमारा जो देश है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जिसमें हर भाषा, बोली, कल्चर, इस तरह के लोग रहते हैं। तो संविधान ने नागरिकता की लोकतांत्रिक और समावेशी धारणा को अपनाया है। भारत में अगर हम जन्म लेते हैं, नागरिकता अगर हम भारत में मिलती है हमें, तो हमारे जन्म पर आधारित मिलेगी। अगर भारत में जन्म लेते तो हमें नागरिकता मिलेगी। यह हमारी वंश परंपरा, पंजीकरण, देशीकरण और किसी भू क्षेत्र का राज क्षेत्र में शामिल होना। अगर कोई भूमि क्षेत्र है वो हमारे देश से लगा हुआ है, हमारे देश में शामिल है, जैसे कश्मीर, तो हम भी बोल सकते हैं कि उसको भारत देश की नागरिकता मिल जाती है। जी, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि भारत के क्षेत्र में अगर आपने भारत का जो संवैधानिक क्षेत्र है उस क्षेत्र में आपने जन्म लिया है, जो पिछली स्लाइड में आप देख रहे थे, और भी कई तरह के प्रावधान हैं जिनके माध्यम से आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है।